मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। ट्रंप ने जो धमकी दी थी 48 घंटे वाली, तो अब 48 घंटे की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद ट्रंप क्या करेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन इसके बीच में बहुत सी चीजें हुई हैं ऐसी जिससे ये जरूर लग रहा है कि ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं या तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कर रहे हैं, या जो उनका एक तरीका है कि पूरी दुनिया को क्योस में रख दो, पूरी दुनिया एकदम जिसको कहें कि अनसर्टेनिटी में चली जाए और उसके बीच में वो सरप्राइज देते हैं। इसको समझिए जरा। ये मत समझिए कि ट्रंप की सीमा जो 48 घंटे की समय सीमा है वो समाप्त हो जाने के बाद वो कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और ट्रंप ने अभी तक जो किया है अगर उसको ध्यान से देखें तो बहुत स्पष्टता से दिखता है कि आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं और कैसे वो करते हैं, उनका तरीका जो है। अब अभी वो अपने देश में ही लड़ने में लगे हुए हैं। अब नाटो की जो सेनाएं हैं वो एक तरह से कहें कि अब ट्रंप के साथ एक पेज पर आ रही हैं। सीधे वो नहीं लड़ना चाह रही ईरान से, लेकिन अलग अलग तरीके से वो साथ आती हुई दिख रही है। हमने पर्ल हार्बर वाली बात की कि पर्ल हार्बर पर जापान का जो सरप्राइज अटैक था, उसके बाद जो हिरोशिमा नागासाकी हुआ, तो उसकी भी याद दिलाई और जापान के प्रधानमंत्री के सामने याद दिलाई। वो बेचारी चुपचाप सुनती रही, जो कि बड़ी ताकतवर नेता हूँ अपने देश में। अब ये जो कैरोलिन लेविट हैं, जो एक तरह से प्रेसिडेंट की प्रेस सेक्रेटरी कह लीजिए, असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट कह लीजिए, जो भी आप उनको कहें, उन्होंने वीडियो डाला हुआ है। उन्होंने जो एक वीडियो डालते हुए कहा है कि जिसमें सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट अपलॉड्स पोर्टस लीडरशिप ऑन द वर्ल्ड स्टेज, says we are coming together to make sure that we can be able to secure the Strait of Hormuz। नाटो के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं मार्क रूट कि हम पोर्टस यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनकी अगुवाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराने के लिए एक साथ आ रहे हैं। उसी को कैरोलिन लेविट ने पोस्ट करते हुए कहा है कि एज आई सेड अर्लियर दिस वीक, जो इस सप्ताह के शुरू में भी मैंने कहा था कि ये बड़ी सामान्य सी बात है, सामान्य समझ की बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने नाटो सहयोगियों को एक साथ बुलाएं, लेकर आए और उनकी मदद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करें। उसको कहते हुए वो मार्क रूट का वो बयान उसको साझा कर रही हैं, जिसमें मार्क रूट कह रहे हैं कि हाँ, हम सब मिलकर साथ आएंगे। नाउ वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग टू सी देम आंसर द प्रेसिडेंट्स कॉल, यानी हम लोग देख रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट की कॉल को अब आंसर करने लगे हैं। जो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट हैं, उन्होंने भी बयान दिया है। 6 घंटे पहले का उनका बयान है। स्कॉट बेसेंट वो MSNBC से बात कर रहे थे। अमेरिका इज फॉर्मली इन कंट्रोल ऑफ द ईरान कॉन्फ्लिक्ट एंड वी हैव डिमोलिश्ड ईरान्स कैपेबिलिटी फॉर एग्रेशन। पोर्टस सेक्रेटरी वॉर एंड जनरल कैन आर spearheading our campaign to destroy all fortifications along the Strait of Hormuz। यानी जो किलेबंदी, जो बाड़ेबंदी, जो मोर्चाबंदी की है, उस सब को हम पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं। अब जाहिर है कि हम सब पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। लेकिन जब ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज खोलो, नहीं तो सारा ये जो पावर प्लांट है, जो इंस्टॉलेशंस हैं, वो सब खत्म कर देंगे, तो ईरान ने कहा कि बत्ती गई तो एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देंगे। और अभी मैं आगे आपको बताता हूं कि पानी के लिए तरसाने का मतलब क्या होता है। अब एक छोटा सा बीच में बता दूं कि भारत में भी मुश्किल तो होने लगी है। देखिए, गैस की परेशानी से सामान्य लोगों को परेशानी कम हो रही है, क्योंकि रेजिडेंशियल अभी सप्लाई पूरी है, PNG सप्लाई पूरी है। जो PNG करा सके करा ले, वो सब है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सप्लाई है उसमें मुश्किल हो रही है। जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो गैस खरीदा करते थे, उनकी मुश्किल हो रही है। जो बेचारे उसके बीच में कनेक्शन पूरी तरह से नहीं है, उनकी मुश्किल हो रही है। जो इस तरह का काम करते हैं, उनको तो लगातार गैस मिल नहीं पाती, तो उसके लिए उन्हें खरीदना पड़ता, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही। तो ये सब चीजें तो हो रही। उसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो समीक्षा की है, जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, JP नड्डा, S जयशंकर, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी और मनोहर लाल, उनके साथ सारे लोग थे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं और ऊर्जा, उसकी आपूर्ति
क्योंकि पश्चिम एशिया के हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। खाद की आपूर्ति पूरी तरह सही रहे और अभी तक सब दुरुस्त है, ऐसा नहीं कि अभी गड़बड़ हुई। राज्यों को ज्यादा कोटा दिया जा रहा है, अलॉटमेंट उनके लिए ज्यादा किया जा रहा है, ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है, ये आप इसको समझिए। लेकिन जिस तरह से ये धमकियां चल रही हैं, अब ईरान कह रहा है कि अगर हमला हो गया तो एक तो सबका पानी बंद कर देंगे, तो अमेरिका का पानी तो बंद नहीं कर पाएगा। वो कह रहा है हम फिर एनर्जी इंस्टॉलेशन, आईटी इंस्टॉलेशन और डिसैलिनेशन प्लांट, यानी जो पानी बनाते हैं, समुद्र के खारे पानी से पानी बनाते हैं, इजराइल हो या जो खाड़ी के देश हैं, उनका तो संकट है ना भाई। उनके पास जल भंडार थोड़ी ना है, वो कोई बड़ी अच्छी स्थिति में नहीं, लेकिन चूंकि वो पानी कर लेते हैं, तकनीक है, पैसे बहुत हैं, तो वो पानी उसके लिए करते हैं। अभी मैं बताऊंगा कितना पानी किसका है। अब आप जरा सोचिए, जिसको लिटिल इंडिया कहा जाता है, दक्षिण इजराइल में है ये डिमोना शहर। उस डिमोना शहर में जो हमला ईरान ने मारा, उसके बाद वहां 200 से अधिक लोग वो घायल हुए, 200 से अधिक लोग, इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, बहुत साफ साफ दिख रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ईरान की कैपेबिलिटी अभी बची हुई है? जो वो कह रहे हैं पूरी तरह से हमने खत्म कर दी, तो क्या ईरान की कैपेबिलिटी बची हुई है? तो इसका जवाब है कि ठीक है, खत्म कर दी है, लेकिन जो कैपेबिलिटी बची हुई है वो इस वजह से बची हुई है कि उनके पास जो एक तरह से कहें कि मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं सस्ते, वो काम आ रहे हैं। अब चूंकि ईरान ने इजराइल पर ऐसे मारा, तो आईडीएफ ने, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज हैं, उन्होंने नए हमले शुरू कर दिए। अब चूंकि ये जो डिमोना शहर पर हमला हुआ, और इसमें लिखा हुआ अल जजीरा के हवाले से कि इजरायली एयरफोर्स ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट न कर पाने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अब तक 2 बार इजराइल ईरानी मिसाइलों के ईरानी हमले रोक पाने में असफल रहा। ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमले से इजराइल ने इनकार किया है, जबकि पेंटागन ने कोई टिप्पणी नहीं की। 441 kg एनरिच्ड यूरेनियम, 450 किलो संवर्धित यूरेनियम यहां है, ये समझिए। और इसीलिए इस पर बहुत मतलब एक तरह से कहें कि ये खतरनाक है। अगर गलती से भी नतांज, इस्फहान, इन जगहों पर कुछ हो गया फोर्दो, तो फिर क्या होगा? फिर इससे वो रेडिएशन फैल सकता है, बहुत सी मुश्किलें हो सकती हैं, भले न्यूक्लियर युद्ध ना हो। लेकिन जो आईडीएफ ने नया हमला शुरू किया है, वो क्यों शुरू किया है? क्योंकि अब उसको लग रहा है कि ये तो खतरनाक हो गया, हमारे यहाँ इमारतें गिर गई, हमारे लोगों को नुकसान हो गया। तो अब वो पूरी तरह से एक तरह से कहें कि वो उस लड़ाई को वहां ले जाना चाह रहा है जहां फिर से वो एक बार अपर हैंड दिखे। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं आईडीएफ की तरफ से, स्टेटमेंट्स में कहा गया है, आईडीएफ लॉन्चेज ए वेव ऑफ एक्सटेंसिव स्ट्राइक्स टारगेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ईरानियन टेरर रिजीम इन तेहरान। समझिए, अब इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो आईआरजीसी एयरफोर्स, द हेडक्वार्टर ऑफ ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड इमरजेंसी हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स, इन सब जगहों पर वो हमला किया है। जो टाइम्स ऑफ इजराइल है, उसने कहा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जो आई थी, क्लस्टर म्यूनिशन जो है सेंट्रल इजराइल में, उसमें 15 लोग घायल हुए। तो अलग अलग वो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन इसका सीधा सा मतलब हुआ कि लड़ाई तो लगातार चल रही है। अब देखिए, सऊदी अरेबिया ने बताया है कि इट डिटेक्टेड द लॉन्च ऑफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड रियाद। अब जाहिर है, जब ऐसा कुछ होता है तो कहीं न कहीं तो गिरेगी, जनता को नुकसान तो हो ही रहा है। यूएई में अबू धाबी की तरफ से बताया, अबू धाबी मीडिया ऑफिस की तरफ से बताया गया कि एक भारतीय जो नागरिक है उसको भी चोट लगी है। अब ये सब कुछ हो रहा है और यूएस सेंट्रल कमांड कह रही है कि हम तो एकदम सब तबाह किए जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। ईरान का जो कोम टरबाइन इंजन प्रोडक्शन प्लांट है, जहां गैस टरबाइन इंजन बनते हैं, वहां अटैक किया गया है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लड़ाई में भयावह दौर की तरफ जा रही और वो जाती हुई दिख रही हैं। इसको जरा समझिए। अब जाहिर है, ईरान भी अपनी तैयारी तो पूरी करके बैठा हुआ है। न्यूक्लियर पावर्ड यूके सबमरीन इक्विप्ड विद टॉम हॉक मिसाइल हैज टेकन पोजीशन इन अरेबियन सी, गिविंग ब्रिटेन द कैपेबिलिटी टू लॉन्च लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स इफ कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट्स। डेली मेल की खबर है कि ब्रिटेन ने न्यूक्लियर पावर
सबमरीन वहां लगा दिया है जो टॉम हॉक मिसाइल से लैस है पूरी तरह से। जापान ने क्या कहा है? जापान ने कह रहा है कि हम माइन स्वीपिंग लगा देंगे, क्योंकि माइंस लगा दी जाती है ना, धमाके कर दें वो समुद्र में, तो उनको हटाने के लिए वो अपना जहाज लगाएगा। लेकिन कब? इफ ए सीज फायर इज इन प्लेस, युद्ध विराम हो जाएगा तो फिर माइंस हटाने में वो मदद करेगा, वो अपने जहाज भेज देगा, तकनीक उसके पास है, वो कर देगा। और इजराइल की मिलिट्री ने अभी तक क्या कहा है कि 400 बैलिस्टिक मिसाइल वो ईरान ने मारी है, 400 बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें से 92% इंटरसेप्ट कर ली गई, यानी उसको हवा में मार गिराया गया, कहीं कुछ गिरा होगा तो हल्का फुल्का नुकसान होगा। ईरान क्या कह रहा है कि F-15 जो उसका है उसके सदर्न कोस्ट पर वो मार गिराया है, समझिए। और यहां जो कहा जा रहा है कि लगभग कम से कम, मतलब वो संख्या 6 से लेकर और 16 तक है जो अमेरिकी जो जेट है इनको गिराने का है। लेबनान क्या कह रहा है कि इजराइल हमारे यहां पुलों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उन सब पर वो हमला कर रहा है। और वो जो कह रहा है वो जरा समझिए, ईरान में तो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हो पा रहा है, लेबनान में कह रहा है प्रिल्यूड टू ए ग्राउंड इन्वेजन, यानी लेबनान को अब ये डर लगने लगा है कि अब जमीन से भी आ सकते हैं, समझिए। अब इसके बीच में वो एक अब्दुल बासित पागल टाइप का एनवॉय है, पुराना राजदूत रहा है यहाँ, वो यहाँ हाई कमिश्नर, राजदूत कह रहा हूँ, उच्चायुक्त भारत में, और वो खूब सेकुलर जर्नलिस्टों को मतलब अच्छे से वो हर स्वागत करता था। उनकी लिस्ट निकले तो समझ में आए कि अब्दुल बासित ने कितने वो जो फ्रॉड सेकुलर जर्नलिस्ट होते हैं उनको अमन की आशा के नाम पर और पाकिस्तान ले जाने के नाम पर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर घुमाने के नाम पर, और वो अलग अलग जगहों पर लंदन से लेकर बैंकॉक तक जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसमें गेस्ट के तौर पर, स्पीकर के तौर पर बुलाकर कैसे कश्मीर में क्या आग लगाई। वो अब्दुल बासित कह रहा है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करेगा तो हम भारत पर कर देंगे, दिल्ली और बंबई पर कर देंगे। अब उस मूर्ख को कौन समझाए कि भैया सब करके देख चुके हो, अपनी औकात में रहो। लेकिन ये सब होगा। इसका एक मतलब और हुआ, अगर ईरान से कल को युद्ध समाप्त होने की नौबत आई तो पाकिस्तान के बड़े बुरे दिन आने वाले हैं। क्यों बुरे दिन आने वाले हैं? क्योंकि पाकिस्तान के लिए तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के साथ एक मतलब जो अच्छे संबंध है उसको बचाए रखवाना, ये संभव नहीं हो पाएगा। अब जो ट्रंप ने धमकी दी है, उन धमकियों को ट्रंप कैसे जो है वो आगे ले जाएंगे या क्या कुछ करेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि ये लड़ाई वहां पहुंच गई है जहां पर एक तरह से कहें कि मतलब भयावह स्थिति हो रही है। अब लोगों का नुकसान दूसरी तरह का हो रहा है। अब एक मैं आपको ये जरूरी है जानना, जो ईरान ने धमकी दिया है कि पीने का पानी नहीं मिलेगा, पीने का पानी खत्म कर देंगे। अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई इजराइल और अमेरिका पूरी दुनिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया की। जो डियागो गार्सिया पर अटैक हुआ, इजरायली शहरों पर अटैक हुआ, इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट को रोक दिया, तो सब कह रहे हैं। अब जो ट्रेजरी चीफ हैं स्कॉट बेसेंट, एक बात इन्होंने और कही कि अमेरिका डीएस्केलेट करने के लिए एस्केलेट करेगा, यानी लड़ाई रोकने के लिए लड़ाई बढ़ाएगा। इसको समझिए, एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये यूनाइटेड किंगडम की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खड़ी हो गई है अरब सागर में, HMS एनसन, इसका नाम है HMS एनसन, और ये पहुंच गई है वहां, इसकी तैनाती हो गई है। अब जरा मैं आपको पानी वाला बता दूं वो कितना खतरनाक है और गल्फ कंट्रीज के लिए विशेष करके कितनी भारी हो जाएगी स्थिति। क्योंकि ईरान के मिलिट्री ने साफ साफ कहा है कि भैया अब हम और कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे आपका पानी वाला जो आप खारे पानी को मीठा पानी बनाते हो, समुद्र के पानी को पीने लायक बनाते हो, वैसे दुनिया भर में ग्राउंड वाटर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन इन जगहों पे तो है ही नहीं है। अच्छा, खाड़ी में अगर तेल ना हो ना तो ये इतने बदहाल हो जाएं, आने वाले समय में ये होगा ही, क्योंकि चाइना और भारत दो दुनिया के सबसे बड़े आयातक जो हैं वो धीरे धीरे सोलर की तरफ जा रहे हैं। हम थोड़ा और पहले क्यों नहीं जा पाए, लेकिन ठीक है, जब जागो तभी सवेरा, नहीं जा पाए तो नहीं जा पाए, भाई अब क्या करें, उसका नुकसान तो होगा, लेकिन अब ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो सोलर वाला चल रहा है, और अच्छी बात यह है कि इस सरकार में पिछले 10 वर्षों में बहुत कोशिश की गई। हालांकि अब तक ये भी
कम से कम 2-4 करोड़ घरों पे तो लग सकता था, लेकिन शायद अभी उतना लग नहीं पाया है, अभी बहुत कम जगहों पर ये लग पाया है। अभी जो पानी वाला है जरा समझिए, गल्फ का पूरा मामला ही इसी पे है, यानी खाड़ी के जो देश हैं। चलिए सबसे पहले यूनाइटेड अरब अमीरात, चमकता हुआ यूएई आपको दिखता है, चमकता हुआ दुबई आपको दिखता है, चमकता हुआ अबू धाबी आपको दिखता है, लेकिन जरा सोचिए 80% पीने का पानी डिसैलिनेटेड वाटर है, यानी जो प्लांट में पानी तैयार होता है, तैयार मतलब बनता नहीं है, समुद्र का खारा पानी लेके उसको मीठा पानी बनाते हैं, पीने लायक, मीठा मतलब पीने लायक, तो वो 80% पानी, अगर सोचिए ईरान ने हमला कर दिया तो क्या होगा। बहरीन पूरी तरह से डिसैलिनेटेड वाटर पर है, ये समझिए, पूरी तरह से विद 100% ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व फॉर कंटिजेंसी प्लान, यानी जो उसका जमीन वाला पानी है जो मिल जाता है वो पूरी तरह से रखा गया है कि भैया वो कंटिजेंसी में उसको आप नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, नहीं आप मोटर लगा सकते, नहीं आप पंप लगा सकते, टुल्लू पंप अपने यहाँ लगता है वो नहीं कर सकते। कतर 100% डिपेंडेंट ऑन डिसैलिनेटेड वाटर फॉर इट्स 3.2 मिलियन पीपल, 32 लाख लोगों के लिए ये 100% पानी वही वाला चाहिए। सऊदी अरेबिया रिजर्व इसके पास बहुत है, लेकिन फिर भी 50% पानी उसी से आती है। तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ये सब के सब, और ये दुनिया भर का 1/3 डिसैलिनेटेड वाटर बनाते हैं, और सबसे ज्यादा बड़े डिसैलिनेशन प्लांट यही हैं। अब जरा सोचिए, खतरनाक स्थिति तो है। यूके सबमरीन लगा रहा है न्यूक्लियर वाला, लेकिन एक साथ और कह रहा है नो एविडेंस ईरान टारगेटिंग यूरोप विद मिसाइल। करें कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं कि ईरान मिसाइल मार रहा है यूरोप के देशों का। इसी के बीच में एक खबर आई, जरा समझिए इसको। लेबनान वाला तो जो मैंने आपको बताया कि प्रिल्यूड टू ग्राउंड इन्वेजन, इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर जो घर बने हैं उनको डिस्ट्रक्शन का आदेश दिया है। ये इजराइल स्ट्रक ए मेन ब्रिज लिंकिंग लेबनान साउथ टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑन संडे आफ्टर ऑर्डरिंग इट्स मिलिट्री टू डिस्ट्रॉय ऑल क्रॉसिंग ओवर लेबनान लितानी रिवर एंड टू स्टेप अप डिमोलिशन ऑफ होम्स नियर सदर्न बॉर्डर। यानी जो सदर्न बॉर्डर है उधर से इजराइल की सेनाएं ऑन ग्राउंड उतर सकती हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड भी उतर सकता है। लेकिन सबके बीच में क्या क्या हो रहा है जरा सोचिए। बहरीन यूएस का एलाई, एक खबर आ रही है कि जो पैट्रियट मिसाइल 9 मार्च को वहां मारी गई, जिसमें बहरीन में धमाका हुआ और 32 सिविलियन घायल हो गए, अब एक एनालिसिस आ रही है कि भैया वो तो अमेरिका ने ही मार दिया। सोचिए जरा, उसको अमेरिका ने मार दिया। हालांकि बहरीन और अमेरिका दोनों कह रहे हैं कि ईरानी ड्रोन अटैक है 9 मार्च को, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पैट्रियट मिसाइल अमेरिका ने मार दी। अब ये अभी तक का घटनाक्रम है, स्थिति है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि 48 घंटे की समय सीमा समाप्त होने के बाद ऐसा मत मानिए कि ट्रंप एकदम से शांत हो जाएंगे। वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, सरप्राइज देते हैं कोई भी। और जो ये बयान है ना स्कॉट बेसेंट का कि यूएस में एस्केलेट टू डी एस्केलेट अगेंस्ट ईरान, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।